हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक होगा हमारा प्रतिरक्षा भाग 5। तो बेटे अभी अपन प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरक्षा 1 में अपन ने प्रतिरक्षा क्या होती है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडी एंटीजन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा। प्रतिरक्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ा। प्रतिरक्षा का वर्गीकरण है, इसके बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। प्रीवियस लेक्चर था बेटे हमारा टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो आई होप आपने याद किया होगा कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा बेटे कि एक तो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है और एक अर्जित प्रतिरक्षा होती है। बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा आपको याद हुआ होगा कि ये विशेष प्रतिरोधों के कारण उत्पन्न होती है और जो अर्जित प्रतिरक्षा है यह एंटीबॉडी के कारण उत्पन्न होती है। अवरोध की बात करें बेटे तो अवरोध में आपने देखा होगा कि अवरोध के अंदर पहले भौतिक अवरोध आपने पढ़ा होगा, कायिक अवरोध पढ़ा होगा, कोशिकीय अवरोध पढ़ा होगा और साइटोकाइनिन अवरोध पढ़ा होगा। उधर बेटे अर्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होगी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में आपने याद किया होगा कि एंटीबॉडी का जो निर्माण है वह शरीर के अंदर ही होता है और बेटे निष्क्रिय में आपने पढ़ा होगा कि एंटीबॉडी को बाहर से लिया जाता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो भी बेटे दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये भी दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। आज का टॉपिक जो बेटे हमारा रहेगा वह रहेगा डिसऑर्डर ऑफ द इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा यानी प्रतिरक्षा से संबंधित रोग। तो बेटे इसमें मैं आपको 3-4 रोग के बारे में बताऊंगा। एक तो आपको यहां पर एलर्जी के बारे में मुझे बताना है ना, एलर्जी क्या होती है और किस तरह से ये शरीर में उत्पन्न होती है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं जिन्हें एलर्जन आप कहेंगे, जैसे डस्ट पार्टिकल है या अत्यधिक ठंड है या जो है बेटे फाइबर्स हैं, ये शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा दूसरा डिसऑर्डर अपन पढ़ने वाले हैं वो होगा बेटे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, यानी हमारा शरीर ही कभी कभी हमारे शरीर की ही कुछ कोशिकाएं बेटे एंटीजन की तरह कार्य करने लग जाती है और फिर हमारा शरीर ही उनके विरुद्ध क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो इसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर भी कहेंगे। उसके अलावा बेटे एक और अपन पढ़ेंगे जिसको डिफिशियंसी सिंड्रोम कहेंगे, जिसमें एक तो एड्स के बारे में बताना है और एक ACID यानी सीड्स के बारे में मुझे बताना है। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं बेटे। यहां पर हमारा अगला टॉपिक जो होगा तो ये रहेगा बेटे हमारे पास में यहां पर डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी, यानी आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है बेटे डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा से संबंधित रोग, तो यहां आपको ये देखना है प्रतिरक्षा से संबंधित रोग। तो बेटे इसमें पहला रोग अपन यहां पर लेंगे और ये होगा हमारे पास में एलर्जी। तो बेटे ध्यान रखिएगा, वैसे तो कई व्यक्तियों को बिना किसी सिंड्रोम के एलर्जी होती है कि मैं इससे बात नहीं करूं, मैं इससे बात नहीं करूं, लेकिन बेटे वह एलर्जी अलग है और ये एलर्जी अलग है। ये एलर्जी का माने ये होगा कि अगर हमारा शरीर किसी विशेष पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाए तो बेटे उसे अपन एलर्जी कहते हैं। और जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं वह एलर्जन कहलाते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, पोलन ग्रेन भी आते हैं बेटे, खुशबू भी आती है, फाइबर्स भी आते हैं। तो कई व्यक्तियों को ठंड, जिसमें कई व्यक्तियों को ठंड में सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, किसी को धूप में निकलने से सर्दी जुकाम हो जाता है, डस्ट में निकलने से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बेटे ये याद रखना कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर कुछ पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो उस कंडीशन को एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपन को यहां पर समझना है कि ये एलर्जन कहलाते हैं। उसके बाद में बेटे इसके ये कई प्रकार से एलर्जी हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है, ये भी एलर्जी का एक रूप है ना। उसके अलावा बेटे है फीवर है, ये भी एक एलर्जी का रूप है। तो आइए देखते हैं एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी का मतलब है किसी व्यक्ति के बाहरी पदार्थों के प्रति, ये याद रखना बेटे, संपर्क में आने पर इनका शरीर पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होता है ना। इसे ही क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों
कि किसी व्यक्ति का जो शरीर है ये बाह्य पदार्थों के प्रति, अब बाह्य पदार्थों में क्या हो सकता है ना, धूल के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं बेटे, अत्यधिक ठंड हो सकती है। दो बाहरी पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, ये याद रखना। तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी, ये याद करना कि एलर्जी एक अत्यधिक संवेदनशील रचना है। तो किसी व्यक्ति का शरीर बाह्य पदार्थों के प्रति अगर अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो उसको आप कहोगे एलर्जी। तो एलर्जी की परिभाषा क्लियर होगी बेटे, यानी कोई व्यक्ति का शरीर यदि बाह्य पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी जिसको अपन कहेंगे, अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है तो इस घटना को एलर्जी कहते हैं। दूसरे नंबर पर याद रखना बेटे, जैसे धूल के कण हैं, पोलन ग्रेन है, फाइबर्स हैं, ठंड है या अल्ट्रावायलेट लाइट है, आदि पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं बेटे, एलर्जन कहलाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिससे एलर्जी उत्पन्न होती है। तो बेटे धूल के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, तंतु हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है या अत्यधिक ठंड हो सकती है। तो ये पदार्थ बेटे या कई व्यक्ति इनके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तो ये पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन। तो याद रखना बेटे, जो पदार्थ एलर्जी उत्पन्न करते हैं ये पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन। तो बेटे डेफिनेशन याद करो, यानी कोई व्यक्ति का शरीर बाह्य पदार्थों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तो यह घटना कहलाती है एलर्जी। और जिन पदार्थों के प्रति व्यक्ति संवेदनशील होता है तो वह पदार्थ कहलाते हैं एलर्जन, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। बेटे इसके अंदर धूल के कण आएंगे, पराग कण आएंगे, तंतु आएंगे और अत्यधिक ठंड या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। उसके बाद में बेटे आपको याद रखना है कि एलर्जी के समय एक तो हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन आदि का स्त्रावण बढ़ जाता है, क्योंकि बेटे आपको याद हो बेसोफिल कोशिका या कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्त्रावण करती है। तो याद रखना ये दोनों की दोनों जो स्त्रावी होते हैं, ये स्त्रावी होते हैं बेटे, एक तो होते हैं ये किसके द्वारा, यानी मास्ट सेल के द्वारा, या फिर ये स्त्रावी होते हैं बेसोफिल सेल के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलर्जी के समय एक तो हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तभी तो किसी व्यक्ति को जब एलर्जी होती है ना बच्चों तो उसे एंटी हिस्टामिनिक औषधियां दी जाती है, याद रखना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यक्ति को जब एलर्जी होगी तो बताओ उसमें कौन से पदार्थ की मात्रा का ज्यादा स्त्रावण होगा, तो याद रखना एक तो बेटे हिस्टामिन और दूसरा सीरोटोनिन। और हिस्टामिन जो बेटे स्त्रावी होता है ये बेसोफिल और एसिडोफिल से भी स्त्रावी होता है, और दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू की मास्ट कोशिकाओं से भी स्त्रावी होता है। उसके बाद में बेटे देखो कि एलर्जी से उत्पन्न कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला रोग है ब्रोंकाइटिस अस्थमा, यानी बेटे ब्रोंकाइटिस अस्थमा जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके गले में जो ब्रोंकाइटिस होते बेटे श्वास नली का भाग है उसमें सूजन आ जाती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी आती है। तो बेटे याद रखना कि एक तो ये फेफड़ों की एलर्जी है, इसमें खांसी आएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, तो इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकाई जो शब्द है ये श्वास नली से आया हुआ शब्द है। तो ये फेफड़ों की एलर्जी है बेटे, तो फेफड़ों में पहुंचने वाली जो वायु है वह प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी तो उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहला प्रकार है यानी ब्रोंकाइटिस अस्थमा या ब्रेंकियल अस्थमा भी इसको कहेंगे। दूसरा है बेटे है फीवर, जिसमें क्या होता है आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि है फीवर जो है ये भी बेटे एक प्रकार के एलर्जी से होने वाला बुखार है, और इस बुखार में आंखें लाल हो जाती है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, यानी दूसरा है बेटे एनाफाइलेटिक
शॉक, SHOCK, एनाफाइलेटिक शॉक। तो इसमें एक तो बेटे बीपी कम होता है, इसमें बेहोशी आती है, मृत्यु भी हो सकती है, और रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन यहां पर होता है। रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन यानी रुधिर वाहिनियां बेटे फैल जाती है, और रुधिर वाहिनियां जब फैल जाएगी तो उसमें बहने वाला ब्लड का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा, और जब बेटे ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस वजह से बेहोशी आना शुरू हो जाती है। याद रखना, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटे लो ब्लड प्रेशर इज द मोर डेंजरस देन द हाई ब्लड प्रेशर, यानी जो लो बीपी होता है यह हाई बीपी से भी ज्यादा खतरनाक होता है बच्चों। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि बेटे ये जो यहां पर आप एनाफाइलेटिक शॉक जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी जो रुधिर वाहिनियां होती है ना वो फैल जाती है। एक तो होता है रुधिर वाहिनियां सिकुड़ना, जिसको बेटे रुधिर वाहिनियों में संकुचन कहेंगे, और एक होता है रुधिर वाहिनियों का फैल जाना। तो फैल जाना वेजोडाइलेशन होता है, और जब रुधिर वाहिनियां फैलेगी तो इसमें बहने वाले रक्त का दाब कम हो जाएगा, तो यानी बीपी कम हो जाएगा, और जब बीपी कम हो जाएगा बेटे तो ब्रेन के अंदर रुधिर की सप्लाई रुक जाएगी। क्योंकि जैसे मैं खड़ा हूं, अब प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो बेटे ब्लड हमारे ब्रेन तक आएगा, अगर प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेन तक ब्लड नहीं चढ़ पाएगा। और ये जो ब्रेन होता है ना, ये हमारे शरीर का इंजन है। याद रखना, अधिकतर जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती है बेटे ये क्रियाएं मस्तिष्क के प्रभाव में या मस्तिष्क के नियंत्रण में ही होती है। याद रखना, तो जब ब्लड सप्लाई ब्रेन तक नहीं हो पाएगी तो व्यक्ति में बेहोशी आना शुरू हो जाएगी। याद रखना, और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो बच्चों आप देख लें कि एलर्जी से यहां पर 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, एक तो ब्रेंकियल अस्थमा, उसके अलावा हे फीवर, और एक एनाफाइलेटिक आघात। शोक का माने होगा बेटे आघात। तो यहां पर जो ब्रेंकियल अस्थमा है उसमें श्वास नली में सूजन आएगी बेटे, फेफड़ों में सूजन आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और खांसी आएगी। हे फीवर के अंदर बेटे आंखें लाल हो जाती है और आंखों से तरल पदार्थ का स्त्रावण शुरू हो जाता है। एनाफाइलेटिक शोक में याद रखना बच्चों कि इसमें रुधिर वाहिनियों में अनुशीतलन होता है, जिससे बीपी अत्यधिक कम हो जाता है, और बीपी के कम होने से या रुधिर के प्रवाह के कम होने से ब्रेन को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती है, तो बेहोशी आ जाती है, मूर्छित आ जाते हैं बेटे, और यहां तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये पहला सिंड्रोम है जो आप याद रखेंगे, एलर्जी। तो ये तो एलर्जी से रिलेटेड है। अगला सिंड्रोम की बात करें बच्चों, तो अगला सिंड्रोम यहां पर होगा सेकंड, ये होगा ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, यानी इसको आप क्या कह सकते हो बेटे, स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें, यानी ओट इम्यूनिटी डिजीज। ओट का माने क्या होता है बेटे, स्वयं होता है। अब समझो ध्यान से, कभी कभी क्या होगा कि किसी व्यक्ति के शरीर की कुछ कोशिकाएं बेटे एंटीजन का कार्य करने लग जाती है, और जैसे वह कोशिकाएं एंटीजन का कार्य करेगी तो हमारा शरीर उस एंटीजन के प्रति क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, और उन कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। तो बेटे ध्यान रखना, हमारा ही शरीर हमारी एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देती है, तो इसको स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर सुनो ध्यान से कि कभी कभी क्या होता है, शरीर की कुछ कोशिकाएं एंटीजन की तरह कार्य करती है, जिसे स्व एंटीजन कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है बच्चों कि एंटीजन रोगाणुओं के रूप में यानी पैथोजन के रूप में हमारे शरीर में इंटर करते हैं, जैसे जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये एंटीजन कहलाते हैं। तो ये रोगाणु के रूप में हमारे शरीर में आते हैं और हमारा शरीर इनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। न्याय ऐसा नहीं हो रहा। न्याय क्या हो रहा है बच्चों कि यहां पर यह हो रहा है बेटे कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं एंटीजन की तरह कार्य करेगी और उन्हें स्व एंटीजन कहोगे, और बेटे फिर उन एंटीजन के विरुद्ध हमारा ही शरीर एंटीबॉडी बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। अब कोई कोशिका अगर हमारे काम की है और वह बेटे नष्ट हो जाएगी तो फिर उससे संबंधित कार्य प्रभावित होगा और व्यक्ति में बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लो आरबीसी है ना, परनीसियस एनीमिया की बात कर रहा हूं बेटे मैं, जैसे आरबीसी है। अब
आरबीसी मान लो एंटीजन के रूप में बदल जाएगी तो एंटीबॉडी आरबीसी को नष्ट कर देगी। तो बेटे आरबीसी के नष्ट होने से क्या होगा कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी आने लग जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी आने लग जाएगी। तो उस कंडीशन को पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो यहां आप देखिएगा, ये पहला पॉइंट है बेटे इसका कि कभी कभी स्वयं का शरीर, कभी कभी स्वयं का शरीर, ये वर्ड याद रखना बेटे, कभी कभी स्वयं का शरीर स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है। तो इसे कहते हैं स्व प्रतिरक्षा, यानी हमारा शरीर हमसे ही सुरक्षा प्रदान करे तो उसको स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी कभी कभी किसी व्यक्ति का शरीर उसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुरक्षा का कार्य करने लगता है। अब इसमें क्या होगा बेटे कि शरीर की कुछ कोशिकाएं, ध्यान से देखना, किसका कार्य करती है? एंटीजन का कार्य करने लगती है, जिसे कहा जाता है स्व एंटीजन, यानी सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। तो फिर आगे क्या होगा कि इन एंटीजन के विरुद्ध शरीर इनके विरुद्ध क्या बना लेता है बच्चों? एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाकर इन्हें क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो समझो पहले कि ओट इम्यूनिटी यानी स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं। तो स्व प्रतिरक्षा का माने कि स्वयं का शरीर स्वयं के विरुद्ध ही कार्य करने लगता है, तो इसको स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। अब कैसे कार्य करने लगता है? तो बच्चों याद रखना कि कभी कभी शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है, या कुछ कोशिकाएं बेटे जो है एंटीजन का कार्य करने लग जाती है, पैथोजन का कार्य करने लग जाती है, तो उन्हें स्व एंटीजन कहेंगे। और शरीर क्या करेगा? उन सेल्फ एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। तो स्वयं के शरीर में बनी कोशिकाओं को स्वयं के शरीर के द्वारा ही नष्ट किया जा रहा है, तो इसे स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। उसके बाद में देखो, यदि बेटे एंटीजन आरबीसी हुई, यानी एंटीजन क्या हुई? आरबीसी। आप ये समझना, एंटीजन का माने रोगाणु यानी पैथोजन। तो बेटे क्या होगा कि अगर बाय द वे आरबीसी यहां एंटीजन के रूप में हुई तो हमारा शरीर आरबीसी के विरुद्ध क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बनाकर आरबीसी को नष्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे आरबीसी नष्ट होती जाएगी वैसे वैसे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती जाएगी, यानी हम बहुत ही खतरनाक रक्त की कमी वाले रोग से ग्रसित हो जाएंगे, जिसको क्रोनिक एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त अल्पता। तो यहां देखो कि यदि एंटीजन जो है आरबीसी हुई तो एंटीबॉडी इन्हें नष्ट कर देती है, क्योंकि बेटे एंटीबॉडी तो जो भी एंटीजन के रूप में काम करेगी उसी के विरुद्ध क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी ने नष्ट कर देती है, और शरीर जो है ये बेटे बहुत ही खतरनाक क्रोनिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। यानी क्रोनिक एनीमिया का माने होगा बेटे यानी रक्त अल्पता। इसको यहां पर कहोगे रक्त अल्पता। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे कि अगर बाय द वे यहां पर एंटीजन के रूप में आरबीसी हुई तो हमारी बॉडी तो जो भी एंटीजन के रूप में काम करेगी उसके विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाएगा बेटे? एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बनते ही वह एंटीबॉडी उस एंटीजन को नष्ट कर देगी, यानी उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। तो यदि आरबीसी अगर एंटीजन का काम कर रही है तो एंटीबॉडी बेटे उस आरबीसी को नष्ट कर देगी, और आरबीसी के नष्ट हो जाने से हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की तो कमी आएगी सही, उसके साथ साथ बेटे हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाने के कारण क्या होगा कि बेटे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, यानी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, और इसको क्रोनिक एनीमिया कहते हैं। तो बेटे यहां पर मैंने बता रखा है कि कुछ तो यहां पर स्व एंटीजन है और उससे संबंधित रोग हैं। अगर स्व एंटीजन आरबीसी है तो बेटे यहां डेवलप होगा पर्नीशियस एनीमिया। ये याद रखना, कई तरह के एनीमिया होते बेटे, सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, और एक होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होगा कि बेटे आरबीसी अगर एंटीजन की तरह काम करेगी तो हमारी बॉडी क्या होगी बेटे, और इनको बारे में पढ़ना भी अपन को। नंबर 1 पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? तो बेटे अगर हमारी आरबीसी स्व एंटीजन का काम करेगी
तो हमारा शरीर इस आरबीसी के विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेगा और एंटीबॉडी इस आरबीसी को नष्ट कर देगी और हमारे शरीर में जो है ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी, उसे आप कहोगे परनीसियस एनीमिया। अगर बेटे स्व एंटीजन यहां पर मसल्स होती है, अगर स्व एंटीजन यहां पर मसल्स होती है तो बेटे मसल्स में क्या होगा कि हमारा शरीर जो होता है ना, जैसे मैंने सोचा कि बेटे मैं हाथ को ऊपर उठाऊं तो मेरे मस्तिष्क से संवेदनाएं हाथ की पेशियों में गई, लेकिन बेटे पेशियां जो है यहां पर एक हार्मोन होता है बेटे एसिटाइलकोलिन, वह नष्ट हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे हाथ की पेशी ने एंटीजन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया तो हमारा शरीर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर मसल्स और मसल्स में मौजूद एसिटाइलकोलिन हार्मोन को नष्ट कर देगा। तो बेटे जहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है, क्योंकि मस्तिष्क से जो संवेदनाएं जाते हैं ना पेशियों को, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होकर जाती है, तो वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा और साथ में उस पेशी को संवेदनाएं मिलना बंद हो जाएगी और वह अंग में पैरालिसिस उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरा सिंड्रोम अपन को यहां पर मायोसिस्थेनिया ग्रेविस पढ़ना है, बहुत ही खतरनाक बीमारी बेटे, यहाँ कोटा में यहां पर इसका इलाज भी नहीं है, आगे डिटेल लेंगे इसकी। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड में बेटे कभी आपने पढ़ा हो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर बाय द वे बेटे कोई व्यक्ति को थायराइड बीमारी हो जाती है और वह दवाइयां लेना शुरू कर देता है, तो कभी कभी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं वह एंटीजन का कार्य करना शुरू कर देती है और जैसे एंटीजन का कार्य करना शुरू करेगी हमारे शरीर में उस थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं का जो एंटीजन के रूप में कार्य करती है एंटीबॉडी बना लेगा और वह एंटीबॉडी उस थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देगी। तो बेटे अगर थायराइड ग्रंथि सो एंटीजन का काम करेगी तो एंटीबॉडी इसके विरुद्ध बनेगी और इस बीमारी को कहेंगे होशीमोटो रोग। बेटे होशीमोटो भी कहते हैं और इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, तो ये याद रखना, इसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। अगली बीमारी बेटे यहां पर आपको ध्यान से देखना है, यह है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन बेटे जो जॉइंट होता है ना हमारा, संधि होती है, तो संधि की दोनों संधियां जो आपस में जुड़ी होती है जिसको साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। तो साइनोवियल कैप्सूल की सबसे भीतरी पार्ट जो होता है उसे साइनोवियल झिल्ली कहा जाता है। अगर ये झिल्ली बाय द वे एंटीजन के रूप में कार्य करती है तो एंटीबॉडी जो है इस साइनोवियल झिल्ली को नष्ट कर देगी और इसके नष्ट होने से यह होगा बच्चों कि इसमें सूजन आ जाएगी और वहां पर जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो रोग हैं यानी परनीसियस एनीमिया, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, होशीमोटो डिजीज और बेटे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये चारों की चारों जो बीमारियां हैं, ये चारों, ये 3 है और बेटे ये 4 है, तो ये चारों बीमारियां कौन सी है? ओट इम्यूनिटी सिंड्रोम है या ओट इम्यूनिटी डिजीज है। तो इनके उदाहरण याद कर लेना बेटे कि एक तो परनीसियस एनीमिया, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस, होशीमोटो डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये 4 बीमारियां हैं जो कि ओट इम्यूनिटी का काम करती है। अब परनीसियस एनीमिया बेटे इसमें एंटीजन का काम आरबीसी करेगी, मायोसिस्थेनिया ग्रेविस इसमें मसल्स करेगी, होशीमोटो डिजीज यानी थायराइड ग्रंथि और साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन।